Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and my number is 9899123008. So in case of any feedback or in case you need any help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. आप इस नंबर में मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई बेसिकली जो ये सेशन है, ये जो पर्टिकुलर सेशन है, ये प्रीफेस सेशन है और मेरे ऑलरेडी 273 मॉड्यूल्स हैं इंटरनेट में। और बेसिकली इन इंटेंट जो है इन मॉड्यूल्स को बनाने का ये है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का तैयारी कर रहा था तो मेरे को कई डिफ़िकल्टीज़ आई और मुझे ये भी पता चला, मुझे भी लगने लगा और पता चला और जानकारी मिली कि ये कोर्स मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सीएज़ को बहुत मुश्किल भी आती थी इस पर्टिकुलर कोर्स मटेरियल को पास करने के लिए, क्योंकि उनके पास एक पर्टिकुलर जगह पर सोर्स नहीं होता था, पर्टिकुलर जगह पर इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, पर्टिकुलर जगह पर उन्हें ये पता नहीं रहता था कि इसका इंटेंट क्या है। बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, बहुत सारे चीज़ों के आंसर नहीं थे, बहुत सारे एक फ्रेमवर्क सा नहीं था, लॉजिकल रीजनिंग पता नहीं थी। इस कोर्स करते समय उन्हें समझ में नहीं आता था ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों हो रहा है। उनको एक वेग आइडिया था पर एक लॉजिकल क्रिस्टल क्लियर आइडिया नहीं था। जब मैंने 273 मॉड्यूल्स बनाए तो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, करीब 250 से 300 फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और उसमें कुछ जनरलाइज्ड क्वेश्चंस थे जो कि मैं इस सेशंस में क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगा। अब जैसे बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि जो आप ये कोर्स मटेरियल बना रहे हैं बेसिकली इस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा क्वेश्चन अधिकतर बोला जाता था कि हाँ, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्यों ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पास करना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट तो क्यों एमसीयू क्यों नहीं दिया गया, या कंप्यूटर साइंटिस्ट वो जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं उनको क्यों नहीं दिया गया। बेसिकली हमें क्यों दिया गया। लोग अप्रिशिएटिव थे कि हमें दिया गया, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा प्रोफेशनल एरिया वर्क बढ़ेगा, लेकिन हमें क्यों दिया गया, आखिर इसके पीछे लॉजिकल रीज़न क्या था, ये लोगों को पता नहीं था। और लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई फ्यूचर में हमने सुना है इसका बहुत स्कोप होने वाला है, आखिर क्यों है, क्या लॉजिकल रीज़न है और कितना स्कोप होने वाला है, किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो बेसिकली कुछ फंडामेंटल क्लैरिटी नहीं थी हमारे फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। ऑब्वियसली हम सोच भी नहीं सकते कि उनके पास होगी, क्योंकि वो कॉमर्स के लोग हैं और साइंस में उनका ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता है। तो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड था वो साइंस का बैकग्राउंड था और मैंने कई कंपनी में काम किया था, जेनपैक्ट में काम किया था, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में काम किया और 5 स्टार होटल्स में काम किया। उसके बाद अरीबा करके एक कंपनी थी, आरटेक करके कंपनी थी। तो मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया और इन कंपनीज़ में काम करने के बाद मेरे पर को एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव जो समझ में आया, जो रीजनिंग समझ में आई और जो मेरा साइंस का बैकग्राउंड था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले बीएससी का जो बैकग्राउंड था, उससे जो मुझे समझ में आया वो मैं शेयर करने की इस सेशन में कोशिश करूँगा। और ये सारे जो लोगों के मैं जो गैप्स हैं, जो थिंकिंग में गैप्स हैं, जो रीजनिंग में गैप्स हैं, वो प्लग इन करने की कोशिश करूँगा, ताकि जब आप इस कोर्स को पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि आप क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, क्या इसका इंटेंट है, क्या इसका फ्यूचर होने वाला है, और वो लॉजिकली पता हो और आपको दिख रहा हो। मतलब इस सेशंस के बाद मैं ये तैयार करने की कोशिश करूँगा। तो हम इस सेशंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे मूड्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे और कई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उससे जानेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता चला जा रहा है। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों दिन प्रतिदिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ती क्यों चली जा रही है, और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। और उसी के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे, एक जनरल क्वेश्चन ये भी होता था कि भाई हमारी स्टडी में जो हार्डवेयर दिया है, सॉफ्टवेयर दिया है, उसके बाद ऐसा है कि आपका SDLC दिया हुआ है, BCP दिया हुआ है और जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के बारे में दिया है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया है। तो कई चीज़ों को ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में ये चीज़ें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्यों इस तरीके से क्यों दिया गया है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है, ये भी हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मेरे मॉड्यूल्स जो वर्जन 1 के मॉड्यूल्स हैं उसमें जाने से पहले ये प्रीफेस को आप एक बार देख लें। ये प्रीफेस थोड़ा सा लंबा होगा, इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ लें और इसके कॉन्सेप्ट्स अगर आप एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको आगे की चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आपको पता चलने लगेगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्यों फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है, और आपको पता चलने लगेगा कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, किस तरह से मूव कर रही है।
क्योंकि वही चीज़ सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रही है। बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हम एक एक करके कॉन्सेप्ट समझते चले जाएंगे और फिर लास्ट में उन सारे कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मूर्स लॉ। कंप्यूटर साइंस में मूर्स लॉ बहुत फेमस है। आज से 50 साल पहले, करीब 2015 में 50 साल होने जा रहे हैं। मई में 2015 में 50 साल हो जाएंगे। तो 50 साल पहले एक गॉर्डन मूर्स था। गॉर्डन मूर्स जो था वो इंटेल का चीफ था। इंटेल क्या है? इंटेल एक कंपनी है जो हमारी i7 i5 CPU चिप्स बनाती है। आप कंप्यूटर खरीदते हो तो उसमें i5 i3 i7 पेंटियम कोर डुओ, डुअल कोर डुओ, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो CPU होता है वो बनाने की कंपनी इंटेल है, जिसके बारे में हम लोगों को पता है। तो इंटेल का जो चीफ था गॉर्डन मूर्स था। गॉर्डन मूर्स ने एक लॉ दी। उसने ये देखा कि जो भी चिप्स है, जो पर्टिकुलर कंप्यूटर चिप्स है या CPU है, वो उसमें क्या है कि जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लग गए थे। पहले डायोड यूज होता था, फिर उसके बाद आपके ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे थे, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आया, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, वेरी लार्ज स्केल VSL आई, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया। तो उसने ये देखा जिस समय ट्रांजिस्टर्स चिप में डाले जाने लगे तो उसने ये देखा कि ट्रांजिस्टर्स डबल हो रहे हैं। 18 महीने में ये डबल हो रहे हैं। और 1 इंच बाई 1 इंच CPU जो होता है आज की डेट में आपके कंप्यूटर्स वगैरह में होता है, वो 1 इंच बाई 1 इंच होता है। तो 1 इंच बाई 1 इंच CPU में जो ट्रांजिस्टर्स हो रहे थे वो डबल होते चले जा रहे थे। तो उसने एक लॉ दी कि हर 18 महीने में जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो डबल हो जाएंगे और जो कॉस्ट हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, यानी कि कंप्यूटर का CPU 4 गुना पावरफुल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज की डेट में एक ट्रांजिस्टर आता है तो कल की डेट में 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 128 आ जाएगा। इस तरह से डबलिंग होती जाएगी। और ये पिछले 50 साल में ये देखा गया है कि ये हो रहा है। कई बार हर डिकेड में बोला जाता है मूर्स लॉ स्लो डाउन हो जाएगी, मूर्स लॉ नहीं चलेगी, मूर्स लॉ प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ब्रेक थ्रू आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई नया पैराडाइम आ जाता है जिसकी वजह से मूर्स लॉ चलती चली जाती है। और आज की डेट में मूर्स लॉ का बदौलत ये है, इसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि 1950 में 1 इंच बाई 1 इंच के एरिया से भी बड़े एरिया में एक डायोड आता था, एक डायोड रखा जाता था। एक इनियाक नाम का कंप्यूटर था। इनियाक नाम का कंप्यूटर जो है फिलाडेल्फिया में चला करता था। जब चलता था पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती थी। ये समझ लीजिए एक कंप्यूटर चलाना है तो दिल्ली शहर की लाइट 4 घंटे के लिए बंद कर दी गई। आपसे बोला गया कि रात को 4 घंटे लाइट नहीं आएगी क्योंकि हमें कंप्यूटर चलाना है। और वो कंप्यूटर होता था, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, एक यूनिवर्सिटी की साइज़ का कंप्यूटर होता था और उसमें डायोड्स लगे होते थे। डायोड्स होते थे बल्ब की तरह होते थे, जैसे ऑफ ऑन बल्ब होता है उसी की तरह होते थे, बड़ी जल्दी फ्यूज़ हो जाते थे। और उसको लगाते थे तो एक डायोड 1 इंच बाई 1 इंच से ज़्यादा का एरिया घेर लेता था। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए, ट्रांजिस्टर्स के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए। मूर्स लॉ के अनुसार जो चेंजेस आने लगे, यानी इन्वेंशंस होने लगे और 1 इंच बाई 1 इंच में ट्रांजिस्टर्स की पावर डबल होने लगी। और उसका रिजल्ट ये है कि 1950 में जहाँ 1 इंच बाई 1 इंच के से बड़े एरिया में एक डायोड आता था, आज की डेट में 1 इंच बाई 1 इंच एरिया में पूरी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आती है। यानी कि 125 करोड़ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। 125 करोड़ ट्रांजिस्टर्स का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर आप मार्केट में जाओगे और एक लैपटॉप खरीदोगे, वो जो लैपटॉप है वो लैपटॉप आज की डेट में अगर 90,000 का या हाई एंड लैपटॉप खरीदोगे, उसमें i7 चिप होगी, तो उसमें 125 करोड़ ट्रांजिस्टर्स एज्ड हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अभी रुकी हुई है, ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। गॉर्डन मूर्स की मूर्स लॉ अभी भी अवेलेबल है और लोगों का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है 2020 तक आराम से अवेलेबल होगी। कई लोगों का कहना है 2025 तक होगी और ब्रेक थ्रूज आते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मूर्स लॉ है। मूर्स लॉ क्या कहती है, ये आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पढ़ने से पहले और इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने से पहले और इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझने से पहले आपको मूर्स लॉ समझनी पड़ेगी। मूर्स लॉ एक सिंपल सा लॉ है, उसको फिर से समराइज़ कर लेते हैं। मूर्स लॉ कहती है कि 1 इंच बाई 1 इंच चिप में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स डबल होते चले जाते हैं। यानी आज अगर 2 ट्रांजिस्टर्स हैं तो कल 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे, फिर 32 हो जाएंगे, फिर 64 हो जाएंगे, फिर 128 हो जाएंगे, फिर 256 हो जाएंगे, फिर 512 हो जाएंगे, फिर 1024 हो जाएंगे। इस तरीके से डबलिंग बढ़ती चली जाएगी। तो इसने रिवॉल्यूशन ला दिया, इस पर्टिकुलर चीज़ ने रिवॉल्यूशन ला दिया।
इस पर्टिकुलर चीज़ ने कंप्यूटर को पावरफुल बना दिया और कंप्यूटर पावरफुल बनता चला गया और हर साल के बाद कंप्यूटिंग पावरफुल बनती चली गई। इसी की वजह से कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन आ गया अचानक। इसी की वजह से ये है कि मोबाइल आप देखते हो, कल की डेट में जो मोबाइल होता है परसों की डेट में उससे ज़्यादा पावरफुल मोबाइल आपको मिल जाता है। यानी कि आज एक मोबाइल आया, उसके साल डेढ़ साल में उसी कॉस्ट पर, उसकी आधी कॉस्ट पर उससे ज़्यादा पावरफुल, डबल पावरफुल मोबाइल मिल जाता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि चिप की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, मतलब टेक्नोलॉजी मूव कर रही है। तो वो जो मोबाइल है सस्ता होता चला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान इसी वजह से सस्ता होता चला जाता है। अब हम चलते हैं दूसरी कॉन्सेप्ट पर, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल साइंस में आजकल बहुत यूज़ होती है। साइंस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में चल रहा है। दो चीज़ होती है, एक होती है लीनियर प्रोग्रेशन और एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लीनियर प्रोग्रेशन का मतलब ये है, लीनियर प्रोग्रेशन का मतलब ये है, अगर आप एक सीढ़ी है, 30 सीढ़ी चढ़ोगे, एक सीढ़ी पहले मिनट में, एक सेकंड में चढ़ोगे, दूसरी सीढ़ी दूसरे सेकंड में, तीसरी सीढ़ी तीसरे सेकंड में, तो 30th सेकंड में आप 30 सीढ़ियाँ चढ़ पाओगे, केवल 30 सीढ़ियाँ। लेकिन अगर आप एक्सपोनेंशियली चढ़ोगे तो 1 बिलियंथ सीढ़ी चढ़ जाओगे लास्ट उसमें 30th में। यह कॉम्प्रिहेंड करना, सोचना, समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, अगर हम बायोलॉजी में जाएं, अभी थोड़ी देर में उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी में जाएं, हमारा इवोल्यूशन लीनियर थिंकिंग पैदा किया है, उसने एक्सपोनेंशियल थिंकिंग नहीं पैदा हुआ। काउंटर इंट्यूसिव है ये जो चीज़ है, वो है, लेकिन वो काउंटर इंट्यूसिव है, वो लगती नहीं है कि वो होगी, लेकिन है। लेकिन आज की डेट में अगर आप टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए देखोगे तो इसी तरीके से बढ़ते हुए देखोगे। तो थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या है। अब ये देखते हैं कि अगर मान लिया सपोज पहले दिन में डबल हुआ, पहला डबलिंग हुई यानी 2 हुआ, दूसरे दिन में 4, तीसरे दिन में 8, चौथे दिन में 16, पाँचवें दिन में 32, 64, 128, 256, 512, 1024। अब 10वें दिन में 1000 हो गया, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, 1,24,000 और 2,00,000, 2.5 लाख, और 2.5 लाख के बाद 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख हो गया। 10 लाख के बाद 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख के बाद 3 करोड़ मान लो, 3 करोड़ 6 करोड़, 6 करोड़ के बाद 12 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़ मान लो, 25 करोड़ के बाद 50 करोड़, 50 करोड़ के बाद 100 करोड़। यानी कि 30वें इटरेशन में हम 100 करोड़ हो गए, डबलिंग में पहुंच गए। तो मूर्स लॉ में यही हुआ 1950 में, जहां एक चिप में एक 1 इंच बाय 1 इंच एरिया में एक ट्रांजिस्टर्स आता था। आज की डेट में वहां पर 125 करोड़ ट्रांजिस्टर्स आते हैं। यानी कहाँ एक ट्रांजिस्टर, कहाँ 125 करोड़। और अब वो डबलिंग होगा, फिर से डबलिंग होगा। यानी कि 2-3 साल बाद आप देखोगे तो वो 125 करोड़ की जगह 250 करोड़ हो जाएगा, और उसके 2-3 साल बाद देखोगे तो 250 करोड़ की जगह 500 करोड़ हो जाएगा, और उसके 2-3 साल बाद देखोगे तो 1000 करोड़ हो जाएगा। यानी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 725 करोड़ है, वो आज से कुछ सालों बाद एक ट्रांजिस्टर, उतने ट्रांजिस्टर्स होंगे एक चिप में। ये एक्सपोनेंशियल की पावर है, और इसी एक्सपोनेंशियल से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागे जा रही है। अब मैं एक्सपोनेंशियल की पावर को समझाने के लिए एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक सलमान खान की फिल्म मूवी आई थी, और उसमें उसने ये बोला था कि एक आदमी 3 आदमी की मदद करे, और वो 3 आदमी की मदद करें, और वो 3 आदमी की मदद करें। इम्प्रैक्टिकल है नहीं है, लेकिन हम मैथमेटिकल टर्म्स में सोचते हैं। तो पहले दिन अगर एक आदमी ने 3 आदमी की मदद की, तो दूसरे दिन ये 3 आदमी फिर 3 आदमी की मदद करेंगे, तो 9 आदमी की मदद हो जाएगी। यानी 3 आदमी हर 3 आदमी की मदद करेंगे, तो एक आदमी 3 आदमी की मदद करेगा, तो 3 आदमी जो है 9 आदमी की मदद कर देंगे। अब 9 आदमी भी हर एक आदमी 3 आदमी की मदद करेगा, तो 27 हो जाएगा। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि एक बार जिसकी मदद हो गई उसने मदद लेने से इनकार कर दिया, तो कितनी दिन में दुनिया की पूरी पॉपुलेशन की मदद हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है, आप सोचोगे कि साल भर लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा, पूरी दुनिया पड़ी है, उसकी मदद होने में तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, 22वें दिन में 1000 करोड़ लोगों की मदद होगी, क्योंकि पहले दिन
पहला आदमी 3 आदमी की मदद करेगा, दूसरे दिन 9, तीसरे दिन 27, फिर 81, फिर 729, फिर 2000, फिर 6000, फिर 18000, और 18000 से फिर ट्रिपल होगा 60,000, 60,000 से ट्रिपल होगा 1,80,000, 1,80,000 से ट्रिपल होगा 5,30,000। तो ये जो है आपके 22वें दिन, सिंपल 22वें दिन 100 करोड़ लोगों की मदद हो जाएगी, सॉरी 1000 करोड़ लोगों की मदद हो जाएगी। ये पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल है, हम सोच भी नहीं सकते। हम इसके एक और एग्जांपल देता हूँ, एक चेस और वीट बोर्ड और चेस प्रॉब्लम है। अगर आप विकिपीडिया में गूगल में टाइप करें वीट एंड चेस बोर्ड प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। तो एक पुरानी कहानी है, एक राजा था, और वो राजा के पास एक आदमी आया और वो उसने चेस बोर्ड का इन्वेंशन किया, और उसने राजा को एक नया गेम सिखाया, और वो चेस का गेम सिखा दिया। राजा बहुत खुश हुआ, उसने कहा तुझे क्या चाहिए? राजा उसने बोला कि जी मैं पहले आपके पास 64 दिन आऊँगा, पहले दिन आप मुझे 1 चावल का दाना देना, दूसरे दिन 2 चावल का दाना देना, तीसरे दिन 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128 चावल का दाना देना। इसी तरीके से आप चावल के दाने डबल करते जाना है। राजा बड़ा गुस्सा हुआ, वो बोला कि एक ही साथ एक बोरी ले जाओ। वो बोला नहीं सर, मैं आऊँगा और हर दिन चावल के दाने, डबल चावल के दाने आपसे ले जाऊंगा। राजा गुस्सा हुआ, बोला कि छोटी मोटी चीज़ क्यों मांगी, मेरे लेवल की चीज़ मांगनी थी। तो कहानी अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे, आप सोचो कि लास्ट 64वें दिन कितने चावल के दाने ले जाता। अगर उसे कैलकुलेट करोगे, राजा 10-20 दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद राजा को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। उसने अपने मैथमेटिशियंस को बुलाया और कहा कि कैलकुलेट करो कि कितने चावल के दाने देने पड़ेंगे। तो 64वें दिन तक उसको इतने चावल के दाने देने पड़ते जितने राजा के पूरी कंट्री में नहीं थे। राजा की पूरी कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में उतने चावल के दाने नहीं थे। मतलब अगर एवरेस्ट पर्वत को हटा दिया जाए और वहाँ चावल का पूरा एक माउंटेन क्रिएट कर दिया जाए, उसके बराबर के चावल के दाने 64वें दिन, वो 64 दिनों में वो कलेक्ट करता। तो ये पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल है, और इसे हम समझ नहीं पाते हैं। पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल को हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम जो हमारा जो इवोल्यूशनरी है, जब बायोलॉजी में चलते हैं, इवोल्यूशन जो हुआ वो लीनियर थिंकिंग से हुआ। क्योंकि जब हम पैदा हो रहे थे, जब हम डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसमें ये पढ़ा होगा कि हम जो है पहले एप थे, मंकी थे, एप थे, फिर उसके बाद जिंजांथ्रोपस आया, रामापिथिकस आया, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आया, फिर होमो हबिलिस आया, फिर होमो सेपियंस आया। हम 5 लाख साल पहले होमो सेपियंस आए, यानी हम 5 लाख साल पुराने हैं। आज से 2000 साल पहले तक हम जंगल में रहा करते थे। 2000 क्या 200-300 साल पहले तक जंगल में रहा करते थे। और आज भी क्या है, हमारे गांव के जो लोग हैं वो जंगल में रहते हैं। वो चारों तरफ जंगल होता है, बीच में गांव होता है, और रात को कोई जंतु जानवर आ जाता था। आज से 200-300 साल पहले, जब 1600 सन में 400 साल पहले अकबर बादशाह थे, तो उस समय अगर आप लाल किले में जाएँ तो देखें चारों तरफ कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पर चारों तरफ जंगल में था। आज वहाँ दिल्ली है, बस्ती है, कंक्रीट का जंगल है। लेकिन पहले क्या था, चारों तरफ जंगल था, और फिर हमारा सिस्टम इस तरह से गियर्ड था कि हमें सर्वाइवल के लिए गियर्ड था। तो सर्वाइवल के लिए क्या होता था, जब जो कोई जानवर जा रहा होता था तो हम ब्रेन लीनियर थिंकिंग करते थे कि जानवर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हम उसे कहाँ पर मिलेंगे। यानी कि हम एक तरफ जा रहे हैं, जानवर दूसरी तरफ जा रहा है, हमका मीटिंग कहाँ होगी। तो हमारी थिंकिंग लीनियर थिंकिंग की डेवलप हुई। लीनियर थिंकिंग का मतलब हम लीनियरली सोचते थे, हम डबलिंग के टर्म्स में नहीं सोचते थे, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में नहीं सोचते थे। सडनली सोसाइटी में चेंज आने लगा, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। पिछले जो अगर आप देखोगे पिछले 25 सालों में उतना डेवलपमेंट हुआ है जितना पिछले लाखों सालों में डेवलपमेंट नहीं हुआ साइंस में। और अगर पिछले 5 सालों में देखोगे तो वो उसका डेवलपमेंट एक तरफ और बाकी डेवलपमेंट एक तरफ, बाकी साइंस का डेवलपमेंट एक तरफ है। तो साइंस की प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल होती चली जा रही है। जो आज हमारी टेक्नोलॉजी 2-2 साल में या 3-3 साल में चेंज हो रही है, उतनी हमारी पूरे 1000 साल में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते थे। आज की डेट में जैसे फॉर एग्जांपल हबल टेलीस्कोप गया है, उसने इतनी यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन 25 साल में हमें दी है, जितनी वो हर घंटे में उतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है जितनी कि हम 10,000 साल में, हर घंटे तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, हर
15 मिनट या मिनट में इतनी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है जितनी पूरे 1000 साल में हमें इन्फॉर्मेशन थी पूरे यूनिवर्स के बारे में। हर मिनट में इन्फॉर्मेशन वो भेजता है, और इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। उसमें कंप्यूटर्स होते हैं, ग्रिड लगे होते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग होती है, कई कंट्रीज़ के कंप्यूटर्स उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं और उसको हमें पहुंचा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है आज की डेट में चीज़ें एक्सपोनेंशियली मूव कर रही हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो है चीज़ें, तो पहली चीज़ तो हम ये समझ में अब हमें ये समझ में आ चुका होगा, अब इस समय तक हमें ये समझ में आ चुका होगा कि पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या है। यानी कि अगर एक आदमी 3 आदमी की मदद करेगा तो 22, और कोई एक आदमी एक बार मदद ले लेगा तो दोबारा वो मदद फिर नहीं लेगा। अगर मान लीजिए सपोज ऐसा हो जाए तो 22वें दिन 1000 करोड़ लोगों की मदद हो जाएगी। जो विश्व की पॉपुलेशन है वो 725 करोड़ है। तो दूसरा बात, अगर पहले दिन एक आदमी 1 कदम चलेगा, दूसरे दिन 2 कदम, तीसरे दिन 4 कदम, तो 31वें दिन वो आदमी 100 करोड़वा कदम चलेगा। 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ कदम चलेगा। 100 करोड़ कदम नहीं चल सकता आदमी, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचे, पहले दिन 1 कदम चलेगा, दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन 4, फिर सपोज चले। कोई एक थ्योरेटिकली हम सोच लेते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए सोच लेते हैं, या पहले दिन 1 रुपया देगा, दूसरे दिन 2 रुपया देगा, पहले दिन 1 पैसा देगा, दूसरे दिन 2 पैसा देगा, 4 पैसा देगा, फिर 8 पैसा देगा, फिर 16 पैसा देगा, फिर 32 पैसा देगा, तो 31वें दिन 100 करोड़ पैसा देगा, यानी 1 बिलियन। यानी कि 31वें दिन हम 1 बिलियंथ जगह पर खड़े हो जाते हैं। साइंस उसी तरीके से बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी उसी तरीके से बढ़ रही है, और पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तरीके से बढ़ रही है। और यही रीज़न है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डे बाय डे पावरफुल होती चली जा रही है, और यही रीज़न है इंफॉर्मेशन सिस्टम पावरफुल होता चला जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर्स पावरफुल होते चले जाएंगे। आज हमारे i7 में 125 करोड़ ट्रांजिस्टर्स आते हैं। कल की डेट में न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग की बात हो रही है, यानी ब्रेन की जैसे कंप्यूटिंग की बात हो रही है। मेरे सेशंस में मैंने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम अभी दलाई लामा ने ये भी बोला है कि अगर मशीन सफिशेंटली कॉम्प्लेक्स है, कंप्यूटर सफिशेंटली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो कॉन्शियसनेस भी उसमें आ सकती है। ये मतलब ये कई डिबेटेबल इश्यूज़ हैं, लेकिन हम उस तरफ बड़ी तेज़ी से मूव करते चले जा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो हमें समझना ज़रूरी है वो ये है कि चीज़ें ऑटोमेट होती चली जा रही हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी मूव हो रहा है तो पेस ऑफ ऑटोमेशन बढ़ता चला जा रहा है। पेस ऑफ ऑटोमेशन बढ़ता चला जा रहा है तो नो डाउट नई तरीके के जॉब्स आते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के जॉब्स हैं, वेब डिज़ाइनर के जॉब हैं, जो आज से 200 साल पहले वो ये जॉब्स अवेलेबल नहीं थे। आज से करीब 200-250 साल पहले की बात है, जब उस टाइम पर मेरे को एग्जैक्ट पीरियड याद नहीं है। उस टाइम पर क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल फैक्ट्री थी वो ऑटोमेट की जाने लगी, मशीन्स ओवरटेक करने लगी। तो वहाँ पर लुड्डाइट्स कहा जाता है उन्हें, लुड्डाइट्स पैदा हुए। उन्होंने मशीन तोड़ना चालू कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये मशीन रही तो फिर हमें नौकरी कैसे मिलेगी, हमारा तो काम ये मशीन छीन लेगी। लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेशन होता चला गया, और ऑटोमेशन होने की वजह से आज नए टाइप के जॉब्स पैदा हो गए। जैसे वेब डिज़ाइनर एक जॉब है, वो जैसे आज की डेट में एक्सेल में नंबर क्रंचिंग के लिए जॉब लिया जाता है। आज की डेट में 100 साल पहले आप उनसे कहोगे या उन लोगों से कहते जो मशीन तोड़ रहे थे कि भाई नए जॉब्स पैदा होंगे, एक्सेल जो है में नंबर क्रंचिंग हुआ करेगी, या इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हुआ होगा, या वेब डिज़ाइनर होगा, या कंप्यूटर ग्राफिक्स डिज़ाइनर होगा, इस टाइप के लोग होंगे। तो वो लोग कहते कि ये पागल हो गया है, इसको ये क्या है, ये उनको कुछ समझ ही में नहीं आता, वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में क्या हो रहा है, चीज़ें ऑटोमेट होती चली जा रही हैं, क्योंकि क्या है कि चीज़ों में इंटेलिजेंस आती जा रही है, कंप्यूटर में इंटेलिजेंस आती जा रही है। आज की डेट में 1 सेंटीमीटर बाई 1 इंच बाई 1 इंच में 125 करोड़ आपके जो ट्रांजिस्टर्स हैं पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। कल की डेट में उसमें 1000 करोड़ ट्रांजिस्टर्स होंगे।
अगर 1000 करोड़ ट्रांजिस्टर नहीं आए तो कुछ और होगा, मतलब, लेकिन वो ट्रांजिस्टर्स जैसी चीज़ होंगी जो रिप्लेस कर रही होंगी। कई लोगों का कहना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा या जो कुछ भी आ जाएगा, उसकी पावर्स बढ़ती चली जाएंगी और उस टाइम पर जो आपका नॉर्मल कंप्यूटर है उसकी इंटेलेक्ट बढ़ता जाएगा, उसकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और वो रोज़ बढ़ती चली जा रही है। तो नीचे की चीज़ें ऑटोमेट होती चली जाएंगी, मतलब ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में क्या हो रहा है कि अगर आप एक जर्मी रिफ्किन नाम का राइटर है, उसने थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की है। उसने ये एक जीरो मार्जिनल कॉस्ट सोसाइटी की बात की है। जीरो मार्जिनल कॉस्ट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर जो हमने पढ़ा है कि एक फिक्स कॉस्ट होती है, वो एक मार्जिनल कॉस्ट होती है। मार्जिन एक फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बाद हम चाहते हैं कि फिक्स कॉस्ट जल्दी से जल्दी रिकवर हो और फिर मार्जिनल कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्ट हो और उसके बाद हम प्रॉफिट लेते चले जाएं, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से अगर हम मार्जिनल कॉस्ट घटा देंगे तो वो हमारा प्रॉफिट आता जाएगा। ये हमने कॉस्टिंग में पढ़ा है। तो यानी कि एक बार आप एक फैक्ट्री वगैरह बनाते हो और वहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश करते हो, मार्जिन उससे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, जो कि सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, या मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हो आप, वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो वो वेरिएबल कॉस्ट, वो जो प्रॉफिट है उससे फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करते हो और बाद में क्या होता है, वो आपका प्रॉफिट बन जाता है। एक बार आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गई तो आपकी एक पर्टिकुलर प्रॉफिट आपको मिलता चले जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, इतना एक्सट्रीम टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आ जाएगा कि कल की डेट में मार्जिनल कॉस्ट जीरो हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, मैं ये वीडियो सेशन बना रहा हूँ, एक बार मैं ये वीडियो सेशन बना देता हूँ। इसको बनाने के लिए मेरी एक पर्टिकुलर कॉस्ट है, मेरी कैमरे की कॉस्ट है, मेरी टाइम की कॉस्ट है, सारी चीज़ की कॉस्ट है। एक बार ये कॉस्ट लग गई और एक बार ये यूट्यूब में चला गया, उसके बाद मेरी कॉस्ट नहीं है, उसके बाद मेरी जीरो कॉस्ट है। मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है इस वीडियो को बनाने में, मार्जिनल कॉस्ट है ही नहीं। मेरी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर ज़ीरो, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है, बाद में कोई कॉस्ट ही नहीं है। एक बार फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, बात ख़त्म हो गई। मेरे को पैसे मिले ना मिले, मैं नॉन प्रॉफिट बेसिस पर कर रहा हूँ और जो मेरे रिसोर्सेज हैं उसको मैं इसमें लगा देता हूँ। एक रीज़नेबल लेवल तक करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं है। अगर कभी फंडिंग आई, अच्छी फंडिंग आई, तो मैं और ज़्यादा क्लासेस बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कॉस्ट मैं लगा रहा हूँ और उस फिक्स्ड कॉस्ट के बाद क्या है, मेरी मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है। और ये होता जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन गुड्स में होता चला जा रहा है। आज की डेट में वो इन्फॉर्मेशन गुड्स में हो रहा है, कल की डेट में ये फिजिकल गुड्स में होने वाला है, यानी कि जो सामान है उसमें होने वाला है, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग आ रहा है, आपकी सोलर रिवॉल्यूशन आ रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अपने आप ड्राइव करेंगी, जो है वो आ चुकी हैं। गूगल ने सेल्फ ड्राइविंग कार बना ली है, वो 5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो ये एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है और कई कंट्रीज़ में ये चल रहा है। जैसे चाइना ने इसे स्टार्ट कर दिया, जर्मनी ने स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर रूफ टॉप रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है कि रूफ टॉप में आपने एक बार अपना सोलर पैनल लगाया, सोलर पैनल की एक पर्टिकुलर कॉस्ट है और उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट है, उसके बाद उसके जनरेशन की कॉस्ट नेग्लिजिबल है। एक बार लाख 1.5 लाख रुपए का सोलर पैनल आप लगा दो, उसके बाद उसकी मार्जिनल कॉस्ट नील हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें फिजिकल गुड्स के उसमें आ रही हैं और चीज़ें ऑटोमेट होती चली जा रही हैं। और तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, इतना एक्सट्रीम टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आता जा रहा है और वो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ट्रांसेंडेंट करता जा रहा है, फिजिकल गुड्स में भी होता जा रहा है। पहले इंफॉर्मेशन गुड्स में था, अब फिजिकल गुड्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन सो एक्सट्रीम, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मार्जिनल कॉस्ट, चीज़ों की वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी। एक बार आप फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लो, उसके बाद आपकी कॉस्ट कुछ लगेगी नहीं है, ज़ीरो कॉस्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पहली चीज़ तो मूर्स लॉ थी, दूसरी चीज़ ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि चीज़ें ऑटोमेट होती चली जा रही हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है कि चीज़ें ऑटोमेट होती चली जा रही हैं और ह्यूमन लेबर रिप्लेस किया जा रहा है।
ह्यूमन लेबर धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। ह्यूमन लेबर जो है वो छोटे जो नीचे के जॉब्स हैं उनसे हटाया जा रहा है। आज की डेट में क्या है, एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारी हमारी इकोनॉमी का बहुत छोटा पार्ट हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग भी श्रिंक करता जा रहा है, बच रहा है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ही बढ़ता चला जा रहा है। तो नीचे वाले एरिया में क्या हो रहा है कि कुछ समय बाद क्या है, एग्रीकल्चर पूरी तरीके से ऑटोमेट हो जाएगी, उसके लिए काम चल रहे हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेट होती चली जा रही है, और जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, और नीचे आदमी के जो लोअर लेवल जॉब हैं, जो स्ट्रक्चर्ड जॉब है, उससे आदमी हटाते दिया जा रहा है और आदमी मूव कर रहा है हायर एंड ऑफ चेन में। और वहाँ पर उसके पास क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। उसी इंफॉर्मेशन से वो उस इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करेगा। कहने का मतलब ये है कि कल की डेट में क्या होगा, एक मशीन होगी, कंपनी होगी, मारुति जैसी कंपनी होगी, आज भी वो हाईली ऑटोमेटेड है, कल की डेट में वो और ऑटोमेटेड हो जाएगी। उस मारुति की कंपनी में 10-15 इंजीनियर होंगे, सारे के सारे रोबोट्स काम कर रहे होंगे, और बाहर बैठे सारी चीज़ कंप्यूटराइज्ड होगी, ERP होगा, सब कंप्यूटर्स कंट्रोल कर रहे होंगे, और फिर एक जो टॉप एंड में 10 या 15 आदमी बैठे होंगे, 10 या 15 या 20 आदमी बैठे होंगे, उनके पास कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, और बाकी सारी नीचे की चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी होंगी। तो सारी चीज़ें जो कंट्रोल हो रही होंगी वो किस चीज़ से कंट्रोल हो रही होंगी, वो इन्फॉर्मेशन से कंट्रोल हो रही होगी। इसने इन्फॉर्मेशन एसेट पैदा कर दिया। आज की डेट में भी इंफॉर्मेशन एसेट बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। इंफॉर्मेशन एसेट इंपॉर्टेंट एसेट इसलिए है क्योंकि आज की डेट में फेसबुक जैसी कंपनी 100 करोड़ की कंपनी है, $100 बिलियन की कंपनी है। हिंदुस्तान पूरी साल में $1900 बिलियन पैदा करता है। यानी कि अगर इंडिया का GDP 125 करोड़ लोग साल में $1900 बिलियन पैदा करते हैं, वहीं फेसबुक जैसी कंपनी की वैल्यूएशन जो कीमत है आज है वो $100 बिलियन है। व्हाट्सएप जैसी कंपनी बिकती है वो $19 बिलियन में बिकती है। हिंदुस्तान जो है की GDP $1900 बिलियन, $1900 बिलियन। व्हाट्सएप जैसी कंपनी 19 बिलियन, 50 लोग काम करते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो अगर $19 बिलियन कंपनी में 50 लोग काम करते हैं तो $1900 बिलियन में 5000 आदमी काम करने चाहिए, जबकि $1900 बिलियन की कंपनी का नाम है हिंदुस्तान, जिसमें 125 करोड़ लोग काम करते हैं। आपकी गूगल जैसी कंपनी देखी जाए बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन $350 बिलियन है, 400 बिलियन मान लीजिए। $400 बिलियन का मतलब ये है अगर उसको 4 गुना कर दिया जाए, 4.5 गुना कर दिया जाए, तो हिंदुस्तान के बराबर की उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी, हिंदुस्तान की GDP के बराबर की वैल्यूएशन हो जाएगी। कई लोग कहेंगे GDP और कंप्यूटर कंपनी के वैल्यूएशन को आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब एक समझ के लिए आपको उसको कंपेयर करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी बढ़ती चली जा रही है, और इस इन्फॉर्मेशन की वैल्यू कल की डेट में बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि मूर्स लॉ की वजह से। गॉर्डन मूर्स की मूर्स लॉ जब तक चलती चली जाएगी तब तक इन्फॉर्मेशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तब तक चीज़ें ऑटोमेट होती चली जाएंगी। तो हमने जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा वो मूर्स लॉ के बारे में पढ़ा, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ा पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ा कि साइंस टेक्नोलॉजी किस तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ती चली जा रही है। और तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी वो जीरो मार्जिनल कॉस्ट सोसाइटी के बारे में पढ़ा। और जो चौथी चीज़ हमने पढ़ी वो ये पढ़ा कि किस तरह से ऑटोमेशन बढ़ता चला जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अंतर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। मूर्स लॉ जो है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ाती चली जा रही है, और छोटे मोटे जॉब्स ऑटोमेट होते चले जा रहे हैं। हायर जॉब्स जो हैं इंफॉर्मेशन जॉब्स हैं, वहाँ पर क्या है कि सेंसर्स लगते चले जा रहे हैं नीचे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं, और वो इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आदमी बैठा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन से सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा है वो, और इसलिए इन्फॉर्मेशन एसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता चले जा रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये मान लेते हैं कि एक कॉन्टिनेंट है, मतलब कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हर चीज़ की कॉस्ट फाइनली जाकर कॉस्ट ऑफ लेबर में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि आप, क्योंकि पैसा आपको आदमी को देना पड़ता है, पैसा किसी और को नहीं देना पड़ता है, तो फाइनली आपकी हर चीज़ की कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है। अगर आप एक मटेरियल भी खरीद रहे हैं, अगर मान लिया सपोज आप एक की टाटा स्टील कंपनी है जमशेदपुर में, अगर वो आयरन ओर भी खरीद रही है तो आयरन ओर के लिए वो पैसा किसको दे रही है?
वो आयरन ओर लाने वाले को, गाड़ी वाले को पैसा दे रही है, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है। और गाड़ी चला रहा वाला आदमी जो है वो अगर मान लिया सपोज गाड़ी लेकर आ रहा है, तो वो माल जहाँ पर मजदूर लग रहा है, जो उसको डिग कर रहा है, उसको पैसा दे रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। तो यानी सिस्टम में पैसा किसके पास जा रहा है? आदमी के पास जा रहा है। अगर सिस्टम में जितने आदमी कम हो जाएंगे, उतनी चीज़ सस्ती हो जाएगी, उतनी चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ी देर के लिए ये एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट में थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए सारे आदमी हटा दिए जाते हैं और एक दूसरे ग्रह से एक उड़न तस्तरी आती है, और वो उड़न तस्तरी आती है और वो उस कॉन्टिनेंट में उतर जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कोई भी आदमी नहीं है, वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है। अब वो एक मारुति की फैक्ट्री डालने की बनाती है, और ऐसी फैक्ट्री बनाती है जो 100% ऑटोमेटेड है। अब ऑस्ट्रेलिया में कोई भी आदमी काम नहीं करता, वहाँ रोबोट काम करते हैं, और वहाँ पर एक मारुति की फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री में रोबोट्स काम करते हैं, और रोबोट्स को ठीक करते हैं। वो पूरा चेन रोबोट्स का है। अगर मान लिया सपोज़ वहाँ पर अगर मान लिया सपोज़ एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए सोलर पैनल चाहिए, तो उसके लिए अलग फैक्ट्री है, वो भी रोबोट्स बनाते हैं, उसमें भी रोबोट ठीक करते हैं। अगर मटीरियल खुदाई करनी है, लेकर है, तो वो भी रोबोट्स बनाते हैं। जो पार्ट बनाने की फैक्ट्री है, उसमें भी रोबोट्स हैं। यानी कि पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में रोबोट्स ही रोबोट्स हैं। ऐसे रोबोट्स हैं जो आपस में ठीक कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और उसके बाद ये सिस्टम बना के जो है उड़न तस्री चली जाती है। मान लिया सपोज आपको वो फैक्ट्री दे देती है, वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा आपको दे देती है। अब आप ये सोचते हो, आप भी फिलंथ्रोपिक आदमी हो, आप सोचते हो कि मैं ये जो फैक्ट्री निकल रही है, जो फैक्ट्री से जो मारुति कार्स निकल रही हैं, वो मैं किसी को नहीं दूंगा, वो उसमें मैं एक भी पैसा प्रॉफिट नहीं लूँगा। तो वो कार किस में बेचोगे आप? कितने दाम में बेचोगे? कोई दाम में नहीं बेचोगे। उसकी वो कार की जो कॉस्ट होगी वो ज़ीरो आएगी। क्यों ज़ीरो आएगी? क्योंकि पैसा तो आदमी को देना पड़ता है। वहाँ तो रोबोट्स काम कर रहे हैं, रोबोट्स को ठीक कर रहा है। जहाँ अगर वहाँ पर एक भी आपने आदमी लगा दिया, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब उसका आगे का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ऑटोमेशन कॉस्ट इफेक्टिव होता चला जा रहा है। पहले तो कहीं पर दो स्टेप्स हैं ऑटोमेशन के। पहले तो ऑटोमेशन होना चाहिए, और दूसरा स्टेप क्या है कि ऑटोमेशन इतना उस लेवल तक आ जाना चाहिए कि वो ऑटोमेशन कॉस्ट इफेक्टिव हो। और जैसे ही वो ऑटोमेशन कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो वो ह्यूमन बीइंग के साथ कॉम्पीट करने लग जाता है, उसकी कॉस्ट डाउन करने लगता है। और कुछ समय बाद ह्यूमन बीइंग कॉस्ट कम करने के लिए तैयार नहीं होता है। आप नौकरी कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर साल तक नौकरी करते हो, अगर आपसे कहा जाए कि कम पैसा देंगे, तो आप तैयार नहीं होते हो। तो अल्टीमेटली क्या है, ह्यूमन बीइंग ईगो में या कुछ में वो सर फ्लेक्सिबल नहीं होता है, और वो सिस्टम से बाहर निकल जाता है। और ये जो रोबोट है या ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, उसको ओवरटेक कर लेते हैं। यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक बार आपने ला दी ऑटोमेटेड सिस्टम्स में, तो उसमें क्या है कि उस पर्टिकुलर चेन से आप ह्यूमन बीइंग को गायब कर देते हो। तो पहले क्या होता है कि कॉस्टली होती है, पहले टेक्नोलॉजी कॉस्टली होती है। बहुत सारे लोग, जैसे मान लिया सपोज एक हाई एंड मोबाइल आता है, हाई एंड टेक्नोलॉजी आती है, तो केवल रिच आदमी अफोर्ड कर सकते हैं उसे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो टेक्नोलॉजी बेटर होती चली जाती है, चीप होती चली जाती है, और फिर सब लोगों के हाथ में चली जाती है। जैसे मोबाइल के केस में हुआ, आज की डेट में जो नया मोबाइल है, हाई एंड मोबाइल है, वो रिच अफोर्ड कर सकते हैं, वो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कॉस्ट कम होती जाती है, मास प्रोडक्शन होता चला जाता है, और वो टेक्नोलॉजी पुरानी होती चली जाती है, उसमें परफेक्शन आता जाता है, और फिर वो मार्केट में एक्सप्लोड कर जाता है। यानी कि हर आदमी के हाथ में वो मोबाइल उस पावर का मोबाइल दिखाई देने लगता है, और कई केसेस में उससे ज़्यादा पावर का मोबाइल दिखाई देने लगता है। तो टेक्नोलॉजी जो है पहले स्टेप में डिफ़िकल्ट होती है, और बाद के स्टेप में धीरे धीरे सस्ती होती चली जाती है। तो बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाई करनी है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है? पहली चीज़, मूर्स लॉ। हर जगह पर आपको ये पता होना चाहिए कि हर 2 साल में जो है चिप जो होती है उसकी पावर डबल हो जाती है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 साल में आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एसेट में जनरेशनल चेंज आ जाते हैं। अगली जनरेशन का इंफॉर्मेशन एसेट की रिक्वायरमेंट हो जाती है, अदरवाइज़ आप नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाओगे। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता जाएगा,
उसका एक सिंपल सा रीज़न है, उसका सिंपल रीज़न है इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। चूँकि इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी, नीचे की चीज़ें ऑटोमेट होती चली जाएंगी, और जैसे जैसे नीचे की चीज़ें हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ में नीचे जो छोटे जॉब्स हैं, जो लो वैल्यू जॉब्स हैं, वो ऑटोमेट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे सेंसर्स लगते चले जाएंगे, और जैसे जैसे सेंसर्स लगते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास वो सेंसर्स क्या देते हैं, वो सेंसर्स इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। वो सेंसर्स हमें इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और वहाँ पर जो एक मारुति की फैक्ट्री है जहाँ पर 10 आदमी रह जाएंगे या 20 आदमी रह जाएंगे, वो उन सेंसर्स से पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल कर रहे होंगे। उस सेंसर से जो इन्फॉर्मेशन निकल रही होगी, उसको जो सेंसर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, उससे पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो इन्फॉर्मेशन एसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग है। जो आपकी व्हाट्सएप है उसमें 50 आदमी काम किया करते थे, तो यानी वो 50 आदमी उतने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करते थे, और वो उस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते थे। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है, इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा, एज एन एसेट इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता चले जाएगा, और दिन प्रतिदिन इन्फॉर्मेशन एसेट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और बाकी नीचे के जॉब ऑटोमेट होते चले जाएंगे। तो आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट करना इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। अब जैसे जैसे नीचे के एसेट्स इंपॉर्टेंट कम हो जाएंगे, तो आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें इंटेंजिबल एसेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वो सारे जो एसेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे। जैसे फेसबुक है, फेसबुक में एसेट्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है बैलेंस शीट में। आज की डेट में सर्विस कंपनी होती है, कई सर्विस सेक्टर आउटसोर्सिंग कंपनी तो ऐसी होती हैं, जैसे जेनपैक्ट या कई कंपनियां हैं, वो ऐसी होती हैं कि सारी चीज़ लीज्ड में होती है। यानी कि कल की डेट में उन्हें गवर्नमेंट ने बोला कि तुम छोड़ के चले जाओ, तो वो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो लीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनकी बिल्डिंग होती है लीज्ड होती है, वो लीज ख़त्म करेंगे, बिल्डिंग गायब। वो कंप्यूटर जो होंगे वो पुराने हो चुके हैं, ऑब्सलीट हो चुके होंगे बहुत सारे, मतलब क्योंकि डेप्रिशिएट हो जाते हैं, वो उन्हें एक रीज़नेबल, एक बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मनी में, पर्टिकुलर अमाउंट में बेचेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। उनके अपने एसेट्स बहुत कम होते हैं। उनको क्या चाहिए, उनको कुछ टेबल चेयर्स वगैरह चाहिए, और जो है वो लीज़ रेंट दे रहे हैं, एक ऑफिस चाहिए, कम्प्लीटली फर्निश्ड ऑफिस चाहिए उन्हें, वो उसको रेंट में ले सकते हैं। एक पर्टिकुलर ऑफिस, एक वार्म साइट ले सकते हैं। वार्म साइट क्या होती है कि उसमें एसी लगा होता है, सारी चीज़ें सब कुछ लगी होती है, और वो उसका रेंट देते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ का रेंट देते हैं। और उसके जितने भी एसी है, एसी की मेंटेनेंस है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो आउटसोर्स होती हैं, लोग आते हैं उसका रेंट लेते हैं, हर चीज़ का लोग रेंट लेते हैं। यानी कल की डेट में अगर उन्हें छोड़ने के लिए बोला जाए, ऑफिस छोड़ने के लिए बोला जाए, तो वो क्या करेंगे कि उनके पास वो सारी लीजेस ख़त्म करेंगे, तो उनके पास बहुत छोटा सा एसेट बच जाएगा। यानी कुछ टेबल चेयर्स बच जाएंगे, कुछ कंप्यूटर्स बच जाएंगे, और उनको बेच के वो अपने कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें जो पहले फिक्स्ड एसेट हुआ करते थे, उसमें जो टेंजिबल एसेट्स हुआ करते थे उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। आज की डेट में इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू और बढ़ती जा रही है, क्योंकि नीचे के लेवल पर ऑटोमेशन होता चला जा रहा है, और जैसे जैसे वहाँ पर ऑटोमेशन होता जा रहा है वैसे वैसे वहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती जा रही है, और जैसे जैसे वहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती जा रही है वहाँ पर उन एसेट्स की वैल्यू घटती चली जा रही है। अब एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आप एक चीज़ सिंपल सोचिए, एज एन ऑडिटर एक चीज़ सोचिए कि आपकी बैलेंस शीट आपको दी गई, और उस बैलेंस शीट में एक ही एसेट इंपॉर्टेंट रह गया, और वो है इंफॉर्मेशन एसेट। तो आप क्या करोगे? आज की डेट में बहुत सारी कंपनी है, जैसे टीवी कंपनी है, आज की डेट में इंटरटेनमेंट बिजनेस दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड है। तो इंटरटेनमेंट जो बिज़नेस होता है, यहाँ पर जो कॉर्पोरेट फिल्म कंपनीज़ नहीं होती हैं, लेकिन यूएस वगैरह में बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर कॉर्पोरेटाइजेशन है, वहाँ पर उनका जो एसेट है वो क्या है, उनकी मूवीज़ है, उनका बिल्डिंग वगैरह नहीं है इंपॉर्टेंट एसेट, उनकी मूवीज़ हैं, जो उन्होंने मूवीज़ बनाई हैं, उन्हीं मूवीज़ को वो कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। तो वो उनके एसेट्स हैं, वो सारे एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स हैं, वो टेंजिबल एसेट्स नहीं है। मूवीज़ आज की डेट में डिजिटल वे में रखी जा सकती हैं, यानी डिजिटाइज करके रख सकते हो। और आज की डेट में क्या है कि उसको रखने के लिए
आज की डेट में आप 7 TB का अगर आप 5 इंच या 7 इंच बाई 5 इंच बाई 5 इंच का बॉक्स आता है, हार्ड डिस्क आती है, और उसमें आप क्या कर सकते हो कि पूरा डेटा रख सकते हो, 7-8 टेराबाइट का डेटा रख सकते हो। ये माना जाता है कि कुछ समय बाद क्या है कि 1 पीटाबाइट का डेटा आपकी एक पेन ड्राइव में आ जाया करेगा। तो 1 पीटाबाइट का डेटा ह्यूज डेटा होता है, और ये माना जा रहा है कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद आपकी आज की डेट में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो एक पेन ड्राइव में आ जाएगी। तो यानी कि वो इन्फॉर्मेशन एसेट वनरेबल भी हो गया है, वो इम्पॉर्टेंट हो गया, वनरेबल हो गया, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। उसी की वजह से आप पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करते हो, उसी की वजह से आप डिसीजंस लेते हो, उसी की वजह से सीनियर मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है, और उसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसकी वनरेबिलिटी भी बढ़ती चली जा रही है। और आपकी बैलेंस शीट में जो सबसे वैल्यूएबल एसेट है वो वही इंटेंजिबल बन जा रहा है, जैसे कई केसेस में आप अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कई कंपनी हैं, जैसे प्राइस वाटर हाउस है, अर्नस्ट एंड यंग है, इन कंपनीज़ में इनके एसेट्स की वैल्यू उतनी मायने नहीं रखती जितने उनके ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू रखती है। E&Y जैसी कंपनी है, वहाँ पर जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं वो उनकी वैल्यू है, उसके बाकी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। अगर वो कल की डेट में चले जाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने के लिए करोगे तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उनकी जो बैलेंस शीट जो है, जो बैलेंस शीट में जो रियल वैल्यू है वो तो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू है, वो दिखती ही नहीं है। और ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू क्या है? बेसिकली इन्फॉर्मेशन वैल्यू है। यहाँ पर क्या है, लेकर चल रहे हैं लोग, इन्फॉर्मेशन ही तो लेकर चल रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? वो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एसेट बन गया है। तो इस सेशन को समराइज़ कर लेते हैं। इस सेशन को समराइज़ करते हुए सबसे पहले जो हमारे कई क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन तो था कि सीए क्यों आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्यों करे। सीए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इसलिए करे क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल्स, बिजनेस के बारे में समझना, ये सारी चीज़ें कोई एमसीए नहीं कर सकता है। एमसीए कंप्यूटर बना सकता है, कंप्यूटर कोड नहीं, सॉफ्टवेयर बना सकता है, सॉफ्टवेयर के कोड्स बना सकता है, सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकता है, डेटाबेस को मैनेज कर सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन बिजनेस को समझना, क्योंकि एक बार उसने कोई डेटा बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स ने एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया, तो उसे बेचना, उस बिज़नेस को समझना, उस बिज़नेस का वैल्यू, रियल तरीके से वैल्यू समझना और मार्केट पर्सपेक्टिव में उसे देखना, पैसे के टर्म्स में उसे समझना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बस की बात है। और इंटरनल कंट्रोल्स को समझना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बस की ही बात है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को स्पेशलाइजेशन करना पड़ा, इसलिए स्पेशलाइजेशन करना पड़ा क्योंकि कल की डेट में उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें एक टेंजिबल एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स थे, लेकिन अचानक एक पर्टिकुलर एसेट इतना बड़ा हो गया कि वो पूरी बैलेंस